गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र कुमार। आज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन में प्रबंध का एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के दूसरे लेक्चर में हम लोग प्रबंध की विशेषता, प्रबंध का महत्व एवं प्रबंध के कार्य क्षेत्र पर नज़र डालेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रबंध क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकता एवं उसकी प्रकृति को समझा था। तो आज हम शुरू करते हैं प्रबंध की विशेषता। प्रबंध की विशेषताओं में 6 बिंदुओं को हम लोगों ने मैंने लिया है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है, प्रबंध विश्वव्यापी होता है, प्रबंध बहुआयामी होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह अमूर्त है और यह एक सामूहिक गतिविधि है। अर्थात मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, इट इज मल्टी डायमेंशनल, it is a continuous process, it is intangible and it's a group activity। अब इन 6 बिंदुओं को हम एक एक करके थोड़ा विस्तार से देखेंगे। प्रबंध का गोल ओरिएंटेड या उद्देश्यपूर्ण होना। सामान्यतः हमें प्रबंध की आवश्यकता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती है। एक प्रबंधक अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है जो पहले से तय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक लक्ष्य उन्मुख या उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा बिंदु, प्रबंध विश्वव्यापी है। प्रबंध विश्वव्यापी है अर्थात यह यूनिवर्सल है। वर्तमान में किसी भी गतिविधि से अगर प्रबंध को निकाल दें तो परिणाम शून्य हो जाता है। यहाँ किसी भी गतिविधि से तात्पर्य सभी व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक गतिविधियों से है। यदि इनमें से प्रबंध को हटा देंगे तो परिणाम शून्य होगा। इसका अर्थ है कि प्रबंध किसी भी गतिविधि को संचालित करने के लिए आवश्यक है और इसीलिए कहा गया है कि प्रबंध विश्वव्यापी है। प्रबंध को विश्वव्यापी कहने के पीछे तात्पर्य यह भी है कि आज के युग में जब व्यवसाय और उद्योग बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं तो प्रबंध का महत्व बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बिना प्रबंध के उद्योग और व्यवसाय तो हम छोड़ दें, किसी प्रकार की गतिविधि का संचालन आज के दिन में मुश्किल है। कोई शिक्षण संस्थान हो, कोई अस्पताल हो या कोई भी दूसरी गतिविधि जो उद्योग और व्यवसाय से अलग हटकर है, उन सबों का संचालन भी मुश्किल है। और प्रबंध की अनुपस्थिति में अगर कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम को शून्य के बराबर माना जा सकता है। तीसरा बिंदु, प्रबंध का बहुआयामी होना अर्थात मल्टी डायमेंशनल। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की गतिविधियों से संबंधित बताया जाता है। अनेक प्रबंध शास्त्रियों ने ऐसा कहा है कि प्रबंध मुख्य रूप से 3 गतिविधियों से संबंधित है, जिनमें पहली गतिविधि है कार्य का प्रबंध, दूसरा है लोगों का प्रबंध और तीसरा है गतिविधियों का प्रबंध। अब पहला बिंदु इसका, सभी संस्थान जैसे स्कूल कॉलेज पढ़ाई के लिए, अस्पताल इलाज के लिए एवं कारखानों का संचालन उत्पादन के लिए होता है, लेकिन इन सबके कार्य को प्रबंध के बिना संतोषजनक नहीं पाया जा सकता। अर्थात इन सबके संचालन में
प्रबंध की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा बिंदु, लोगों का प्रबंध। सभी संस्थाएं कुछ न कुछ काम करने के लिए स्थापित होती हैं और वो कार्य लोगों द्वारा संचालित होते हैं, अर्थात ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन द्वारा संचालित किए जाते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि उनकी गतिविधियों का प्रबंध किया जाए जिससे कि कार्य बेहतर ढंग से संपादित हो सके। अगर आम व्यक्ति को या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को किसी काम के लिए नियुक्त कर दिया जाए और उसको सही तरीके से निर्देशित और नियंत्रित न किया जाए तो उस व्यक्ति से किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद करना शायद बेईमानी होगी। यह असंभव सा है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी कार्य को, किसी भी गतिविधि को जिसमें व्यक्ति, मानव जुड़ा हुआ है, उसका बेहतर तरीके से प्रबंध किया जाए ताकि कार्य बेहतर ढंग से संपादित हो सके। तीसरा क्षेत्र है इसका गतिविधियों का प्रबंध। किसी भी संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्था द्वारा कई प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जैसे कि उत्पादन, क्रय विक्रय और वित्तीय गतिविधियां इत्यादि। यहाँ भी इन सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से एवं प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि इन तीनों बिंदुओं या कहें कि इन तीनों प्रकार की गतिविधियों, जिसमें कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध और गतिविधियों का प्रबंध शामिल है, इसे बहुआयामी कहते हैं हम, या मल्टी डायमेंशनल। चौथा बिंदु है, यह एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। विभिन्न प्रकार के प्रबंधकीय कार्य को कोई भी प्रबंधक एक ही बार में पूर्ण नहीं कर सकता। यह एक लगातार चलने वाली क्रिया है जिसका कोई अंतिम बिंदु परिभाषित नहीं है। एक ओर से कार्य योजनाबद्ध ढंग से प्रारंभ होता है, आगे बढ़ता है और इसी बीच या तो कोई नया काम आ जाता है या कोई व्यवधान। ऐसे में प्रबंधक को नए सिरे से पूर्व में किए जा चुके कार्य को फिर से समाधान के लिए देखना पड़ता है या नए कार्य के लिए पुनः योजना बनानी पड़ती है। वो लगातार किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है और इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक सतत क्रिया है, मतलब कभी न रुकने वाली क्रिया है, ये बराबर जारी रहती है। पांचवा बिंदु है प्रबंध का इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, अर्थात प्रबंध अमूर्त है। अमूर्त का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं है। प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई देख नहीं सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बिना प्रबंध के उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं यंत्र केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, उत्पादक नहीं बन पाते। जहाँ प्रबंध है वहाँ व्यवस्था, अनुशासन, दक्षता एवं कार्यकुशलता दिखाई देते हैं। अन्यथा इसके अभाव में अव्यवस्था, अकुशलता, कुप्रबंध एवं अपव्यय स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। यह दर्शाता है कि जहाँ कहीं भी बेहतर उपलब्धि है, इसका अर्थ है कि वहाँ प्रबंध है भी और प्रभावशाली भी है। छठा बिंदु, प्रबंध एक सामूहिक गतिविधि है। अ ग्रुप मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी।
दर्शाता है कि समस्त प्रबंधकीय गतिविधियों का संचालन बराबर कई लोग मिलकर करते हैं, न कि कोई अकेला व्यक्ति। प्रबंध के सिद्धांत बराबर वहीं प्रभावी होते हैं जहां एक से अधिक व्यक्ति हों, और इसकी सभी गतिविधियों का संचालन बराबर कई लोग मिलकर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक सामूहिक गतिविधि है। अब प्रबंध का महत्व, अगला टॉपिक इसी में है, प्रबंध का महत्व। प्रबंध के महत्व में भी मैंने 6 बिंदुओं को लिया है जो महत्वपूर्ण हैं। पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, साधनों का अनुकूलतम उपयोग। इसमें हम इसकी हल्की व्याख्या करते चलते हैं, स्पष्ट करते चलते हैं। एक सुदृढ़ संगठन की स्थापना का अर्थ है प्रयासों में अतिव्यायी अथवा दोहरापन न हो, मतलब रिपीटिशन ना हो। एक सुदृढ़ संगठन लोगों के बीच अधिकार एवं कर्तव्यों का स्पष्ट संबंध व्याख्यापित करता है। यह उद्यम में विभिन्न पदों के अधिकार एवं कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है, स्पष्ट नीतियां बनाता है और निर्दिष्ट करता है कि कौन किसके प्रति जवाबदेह है, कौन अधीनस्थ और कौन वरिष्ठ है, कौन किसको निर्देश दे सकता है इत्यादि। प्रबंध सही व्यक्ति को सही कौशल, योग्यता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रबंध काम के लिए श्रमिकों को भी एक सुदृढ़ वातावरण प्रदान करता है और सहयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि संसाधनों का सदुपयोग हो, अर्थात किसी प्रकार की बर्बादी ना हो, जिससे उसके अनुकूलतम उपयोग को संभव बनाया जा सके। ये जो लोगों के बीच अक्सर विभिन्न संगठनों में अधिकार के प्रति और कर्तव्य के प्रति अस्पष्टता रहती है, या फिर कौन वरिष्ठ है, कौन अधीनस्थ है, कौन किसको निर्देश दे सकता है आदि का जो भ्रम रहता है, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्याख्यापित कर देता है प्रबंध कि विभिन्न पदों के क्या अधिकार हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं। जो नीतियां बनाई जाती हैं वो स्पष्ट रहती हैं, और कौन किसके प्रति जवाबदेह है, कौन किसका अधीनस्थ है या कौन किससे वरिष्ठ है इत्यादि की स्पष्टता संसाधनों के सदुपयोग के लिए और बेहतर वातावरण के लिए बहुत आवश्यक होता है। और जिन संस्थाओं में इन चीज़ों की स्पष्टता होती है वहाँ संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है। दूसरा बिंदु, समाज की समृद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है। इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। प्रबंध अपने प्रयासों के माध्यम से संगठन को सुदृढ़ बनाता है। संगठन की सुदृढ़ता संगठन को उच्च शिखर की ओर ले जाती है, जिससे संगठन के साथ साथ उसमें कार्य करने वाले लोगों का जीवन स्तर भी पहले से बेहतर होता है, जिसका प्रभाव आसपास के अन्य लोगों पर भी पड़ता है। फलस्वरूप समाज में समृद्धि आती है। जब कोई संस्था अपने सुदृढ़ संगठन के कारण उन्नति की ओर अग्रसर होती है, तो यह निश्चित है कि उसमें काम करने वाले लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। जब उसमें काम करने वाले लोग उससे लाभान्वित होते हैं तो उस क्षेत्र का भी कहीं ना कहीं
विकास या उन पर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जब संगठन, उसमें काम करने वाले लोग और उसके सराउंडिंग्स के लोग लाभान्वित होंगे, उससे प्रतिकूल रूप से लाभान्वित होंगे, तो इससे समाज में समृद्धि आती है, समाज समृद्ध होता है। अगला बिंदु, टू रिड्यूस कॉस्ट, मूल्य घटाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रबंध कुशल योजना द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन या परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रबंध सबसे बेहतर संसाधनों में मानव, वित्त और भौतिक संसाधनों को प्रयुक्त करता है, जो लागत में कमी को सुनिश्चित बनाता है। जब भी किसी संस्था में न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होगा, इसका अर्थ है कि संसाधनों की बर्बादी को हम शून्य पर पहुंचा लेते हैं। और जब संसाधनों की बर्बादी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को हम प्राप्त कर पाएंगे। ये एक ऑप्टिमम बिंदु है, एक अनुकूलतम बिंदु है। उससे ज़्यादा हम अपने संस्था को, अपने संगठन को और कार्यकुशल नहीं बना सकते हैं। तो उस बिंदु पर जाकर हम रुक जाते हैं, और वो बिंदु है, ये वो बिंदु है जहाँ पर हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ भी ऐसा होगा वहाँ पर मूल्य कम होंगे, न्यूनतम होंगे। चौथा बिंदु, एस्टैब्लिशिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन, सुदृढ़ संगठन के निर्माण के लिए। कुशल प्रबंध किसी भी संगठन के लिए जरूरी होता है। जिस संस्थान में अव्यवस्था, अपव्यय, अकुशलता, कुप्रबंध दिखाई देगा, वहाँ प्रबंध का अभाव दृष्टिगोचर होता है, मतलब दिखाई देता है। जबकि जहाँ अनुशासन, दक्षता, मितव्ययिता एवं निर्माण कार्य दिखाई देंगे, वहाँ प्रबंध की उपस्थिति स्पष्ट महसूस होती है। अर्थात प्रबंध की उपस्थिति किसी भी संगठन की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। पांचवां बिंदु, टू स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, संतुलन स्थापित करने के लिए। प्रबंध बाहरी वातावरण के साथ संपर्क में रहकर उद्यम के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। यह भविष्य का विश्लेषण करता है, जिससे संगठन के वर्तमान कार्य प्रभावित होते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाता है कि संगठन बदलते वातावरण की मांग को पूरा कर पा रहा है या नहीं। बाहरी वातावरण के साथ संपर्क रखने का मतलब कि जो समाज है, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो राजनैतिक स्थिति है, उन पर लगातार नज़र रखी जाए और भविष्य के लिए भविष्य को देखने का प्रयास किया जाए, ताकि हम यह सुनिश्चित कर पाएँ, यह विश्लेषण करके सुनिश्चित कर पाएँ कि वर्तमान में संगठन जो कुछ भी कर रहा है, भविष्य के लिए हमें उसमें किन कदमों की आवश्यकता है, किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, जो कि हम एक बार में तत्काल में नहीं ला सकते हैं। हमको धीरे धीरे अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। और जब हम अपने आप को धीरे धीरे उसके लिए तैयार कर लेंगे, तो हम बदलते वातावरण की मांग को पूरा कर पाने में सक्षम होंगे। अर्थात संतुलन स्थापित कर पाने के लिए हम सक्षम होंगे, या हमारा संगठन सक्षम होगा। छठा बिंदु, नेशनल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, राष्ट्रीय विकास एवं समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण। किसी भी संस्था में संसाधनों का कुशल प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में
प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्र का विकास संसाधन के प्रबंध की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। वास्तविक आर्थिक विकास की कुंजी समाज का बेहतर जीवन स्तर और समृद्धि का कुशल प्रबंध है। जब तक संसाधनों का कुशल प्रबंध राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की संभावना क्षीण होती है। राष्ट्र का विकास संसाधन के प्रबंध की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है और यही वास्तविक आर्थिक विकास की कुंजी है, अर्थात चाबी है। अब हम फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे, मतलब प्रबंध का कार्य क्षेत्र। इसमें 6 बिंदु हैं। पहला है प्लानिंग, योजना। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तीसरा है स्टाफिंग, मतलब नियुक्तिकरण। चौथा है डायरेक्टिंग, मतलब निर्देशन। पांचवा है कोऑर्डिनेशन, अर्थात समन्वय। और छठा है कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण। तो अब हम संक्षेप में इसको देखते हैं। प्लानिंग, योजना। किसी निश्चित अवधि के लिए उद्देश्यों को परिभाषित करने की और प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया को हम योजना कहते हैं। उसी तरह संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर्मचारियों में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, श्रमिकों को संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया संगठन है। तीसरा स्टाफिंग अर्थात नियुक्तिकरण। संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया को हम नियुक्तिकरण कहते हैं। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है जो हम लोगों को भुगतान करते हैं, नियुक्त किए गए लोगों को या काम पर रखे गए लोगों को जो भुगतान करते हैं उसे हम टेक्निकल टर्म में क्षतिपूर्ति कहते हैं, मतलब कंपनसेशन। चौथा डायरेक्टिंग, निर्देशित करना। मानव संसाधन को नेतृत्व प्रदान करना, प्रभावित करने और प्रेरित करने की प्रक्रिया को हम निर्देशन कहते हैं। पांचवा है कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न विभाग और समूह मिलकर काम करते हैं तथा संगठन के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों और गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करते हैं अर्थात समन्वय स्थापित करते हैं। तो ये संगठन है। और अंतिम बिंदु कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रित करना। किसी भी संस्था में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्यों की निगरानी की प्रक्रिया को हम नियंत्रण कहते हैं। तो ये जो 6 बिंदु हैं इनको हम मतलब फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट को इनको एक अलग लेक्चर में संपूर्ण रूप में कवर करेंगे, लेकिन ये मिनिमम इतनी जानकारी आपको ज़रूरी थी, इसलिए संक्षेप में इसको मैंने डील कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कीजिए। धन्यवाद।